हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार फिर से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कशन किया था केमिकल फार्मूलाज को लेकर कि किस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेज या फिर कंपाउंड्स के लिए केमिकल फार्मूलाज को लिखा जाता है, जहाँ पर हमने कुछ सिंपल कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स वगैरह, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स, इन सब के केमिकल फार्मूलाज को लिखा था। साथ ही में रूल्स वगैरह क्या होते हैं केमिकल फार्मूलाज लिखने के, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और आज की जो क्लास है हमारी वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी को डिस्कस करना है मोल के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर इकट्ठी करेंगे। और मोल की क्लास को मैं इम्पॉर्टेंट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मोल का जो भी आपका ये पोर्शन है वो आपके 9th में तो है, सिलेबस में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अब से आगे 10th हो गया, 11th हो गया, चाहे 12th हो गया, वहाँ पर आपको मोल का यूज़ हमेशा ही करना पड़ेगा। केमिस्ट्री हो गया, इनफैक्ट फिजिक्स में भी थोड़ा सा कहीं कहीं पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। 11th क्लास में जब आप आएंगे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा मोल के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, कहाँ पर, 11th में। लेकिन 9th क्लास में ना हमें अभी सिर्फ बेसिक टर्म मोल को समझना है कि मोल आखिर में है क्या, मोल किसे हम कहते हैं और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, बस इतना हमें अभी सीखना है। एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको आगे की क्लास में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए आप सब भी, मोल कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मोल है क्या, व्हाट इज मोल। तो आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ जनरल वर्ड्स, कुछ कॉमन वर्ड्स तो यूज़ किए ही होंगे अपने आसपास के कुछ कामों को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में बनाना खरीदने गए होंगे, आप में से कभी ना कभी तो आप गए ही होंगे। तो बनाना खरीदते टाइम आप कैसे प्रोनाउंस करते इसे कि भैया 1 दर्जन बनाना दे देना या फिर 1 डजन केले दे देना, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आपने कभी कुछ कॉमन वर्ड्स वगैरह भी सुने होंगे, जैसे कॉलेज कैंटीन्स वगैरह में कॉमनली स्टूडेंट से वर्ड यूज़ करते हैं टी वगैरह मंगाने के लिए, कटिंग, फुल, हाफ, इस तरह से। तो ये जो कॉमन वर्ड्स जैसे डजन हो गया, कटिंग, फुल, हाफ, ये सब सारे वर्ड्स हो गए। ये सब क्या करते हैं, ये सब्सटेंस के ना हमेशा एक फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्ड डजन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। मतलब 1 डजन केले का मतलब है कि आप 12 बनाना सामने दुकानदार से मांग रहे हैं। समझ में आई बात। इसी तरह से कटिंग रिप्रेजेंट हाफ कप ऑफ टी, हाफ मतलब कटिंग, वही एक सिमिलर टाइप का वर्ड। फुल मतलब कि पूरा का पूरा जो भी सब्सटेंस है उसका फुल अमाउंट। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से ना अगर हम बात करें मोल वर्ड की कि आखिर में ये मोल वर्ड है क्या, तो ये मोल वर्ड भी इन केमिस्ट्री सब्सटेंस जो भी है उसके एक फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात। और ये फिक्स अमाउंट कितना होता है, तो ये फिक्स अमाउंट होता है आपका Na पार्टिकल्स के बराबर। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इज Na। Na को हम सभी कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। Na यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एवोगाद्रोस नंबर। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नाम है और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। समझ में आई बात। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं तो हम उस सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की। अब अगर आप कभी मार्केट गए और आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 मोल बनाना चाहिए, कितने, 1 मोल बनाना, तो एक तो उसे बनाना 1 मोल चाहिए पहले, तो ये समझ में नहीं आएगी बात। और बाय द वे अगर उसे समझ में आ भी गई, मान लीजिए उसने भी आपकी तरह थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो वो आपको कितने बनाना देगा, वो आपको दे देगा 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। समझ में आई बात। अगर स्टेशनरी शॉप पर जाके आपने 1 मोल पेंसिल मांग ली कि मुझे 1 मोल पेंसिल्स चाहिए, तो सामने स्टेशनरी शॉपकीपर आपको कितनी पेंसिल्स देगा, वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स वहाँ से निकाल के दे देगा। समझ में आ रही ना बात ओवरऑल आपको। तो आप सब आप खुद देख सकते हैं कि ये मोल वर्ड क्या कर रहा है, ये मोल वर्ड सब्सटेंस के एक फिक्स
अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो फिक्स अमाउंट कितना है, Na पार्टिकल्स के बराबर। समझ में आई बात। तो ओवरऑल अब आप लोग यहाँ पर मोल वर्ड से फेमिलियर हो चुके हैं। जब भी आप कभी मोल आए तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोल आते ही ना देखिए प्रॉब्लम एकदम इजी हो जाती है। मोल आते ही हमारी पूरी की पूरी समस्या आसान हो गई। बस आपको इतना याद रखना है कि मोल है क्या। जैसे आपने अपने डेली लाइफ में डजन, कटिंग ये सब वर्ड बना रखे हैं, वैसे साइंटिस्ट ने अपना काम आसान करने के लिए अपनी दुनिया के लिए ये मोल वर्ड बना के रखा है। हम मार्केट में 1 डजन बनानास मांगते हैं, साइंटिस्ट अपने लैब में 1 मोल सब्सटेंस की डिमांड करते हैं। समझ में आई बात। मोल सब्सटेंस के हमेशा एक फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान देने वाली। हमने ये तो जान लिया कि मोल क्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बात की देखिए कि मोल सब्सटेंस के कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स को, यानी कि एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे पार्टिकल वर्ड की मैंने बात की ना, तो ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल यहाँ पर इसे हम एंटिटीज़ भी कह सकते हैं। तो ये एंटिटीज़ या पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले तो इन पार्टिकल्स का मतलब हम किसी सब्सटेंस के Na एटम्स की भी बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के Na मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम आयंस वगैरह की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ सब पार्टिकल्स जो हो गए उस पर्टिकुलर एटम या फिर सब्सटेंस के अंदर उनकी बात कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया, जिनके बारे में आप आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इन सारी चीज़ों का। तो ओवरऑल आप क्या समझे कि अगर मैं किसी सब्सटेंस के 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो 1 मोल उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स या Na एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि ये Na पार्टिकल्स Na एटम्स भी हो सकते हैं, Na मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, Na आयंस भी, या फिर कोई सब पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि कब एटम है, कब मॉलिक्यूल, कब आयन या फिर कब सब पार्टिकल। तो ये हमें मेंशन करके देगा हमेशा प्रॉब्लम में कि हमसे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। और अगर बाय द वे मेंशन नहीं करता तो हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आखिर हमसे बात किसके बारे में करने जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैं आपको बोल दूँ कि मैं बात करने जा रहा हूँ 1 मोल हीलियम की, ठीक है। तो 1 मोल हीलियम से मतलब ये है ना यहाँ पर कि मैं हीलियम के Na एटम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या वर्ड यूज़ कर दिया, Na एटम्स। ये इस वजह से क्योंकि देखिए हीलियम मुझे मालूम है कि एक एटॉमिक गैस है, मतलब इनर्ट गैस है सॉरी, जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने हीलियम के किस चीज़ की बात की, एटम्स की बात की। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको बोल दूँ कि 2 मोल H2O, कितना, 2 मोल H2O, तो अब देखिए 2 मोल H2O से मतलब क्या है, 2 मोल H2O से मतलब ये है कि अब मैं H2O के 2 Na, कितने, 2 Na, क्योंकि देखिए 1 मोल में Na पार्टिकल्स होंगे तो 2 मोल्स में कितने, 2 टाइम्स ऑफ Na के बराबर, कॉमन सेंस यहाँ पर। तो 2 Na मॉलिक्यूल्स की बात करने जा रहा हूँ मैं H2O के, क्योंकि मुझे मालूम है कि H2O यानी कि वाटर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2O यहाँ पे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हमने शुरुआत में इस चीज़ पे डिस्कशन किया था। H2O कैसा मॉलिक्यूल है हमारे लिए, H2O हमारे लिए एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमने ये तो सीखा कि मोल क्या होता है, मोल वर्ड हम किस तरह से यूज़ करते हैं, साथ ही साथ में कब कब किस तरह से हमसे मोल से प्रॉब्लम्स को घुमा फिरा के पूछ सकता है, मतलब मोल वर्ड को हमसे कितने कितने रूपों में हमारे सामने ले आ सकते हैं प्रॉब्लम में, सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब मैं आपको मोल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब मोल को मास के साथ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हमने देखिए नंबर्स की, पार्टिकल्स की बात की, लेकिन मोल को क्या हम मास के टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब कहने का ये है कि क्या मैं मोल को वेट के फॉर्म में, कि किसी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब उस सब्सटेंस का इतना वेट, इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता हूँ। चलिए इस बारे में विचार करना है हमें, लेकिन इस चीज़ को अगर हमें समझना है ना, तो उससे पहले देखिए मुझे 2 टर्म्स के बारे में सीखना पड़ेगा।
एक टर्म तो मेरा क्या है, एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, या फिर जिसे हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है हमारे लिए, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर जिसे हम ग्राम एटॉमिक, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। इन दो टर्म्स के बारे में हमें पहले सीखना पड़ेगा, ठीक। अब इन टर्म्स को सीखना ना आपके लिए रिलेटिवली थोड़ा सा आसान होने वाला है, इस वजह से क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का बहुत अच्छे से एक पूरा का पूरा आइडिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। हमने देखा था एटॉमिक मास हम किसे कहते थे, अगर कोई एलिमेंट x है और मैं x का एक एटम निकाल दूं तो इस एक एटम का, कितने का, सिर्फ एक एटम का जो मास होता है सिंगल एटम का, ये क्या कहलाता है हमारे लिए, ये हमारा एटॉमिक मास होता है। ये मेरे क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, जिसे हम लोग किस में कैलकुलेट करते थे, AMU में, याद आ रहा है ना आपको, ये हमारे लिए एटॉमिक मास था। और मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए क्या था कि किसी भी सब्सटेंस के पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, उसे हम लोग क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर मास कहते थे। और इसे भी हम लोग किस में कैलकुलेट करते थे, AMU में। इतनी बातें तो आपको ध्यान होगी, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास वगैरह किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें भी समझाई थी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम मास ना बोलकर वेट की बात कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि मास और वेट ना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इन केमिस्ट्री हम इन्हें कभी कभी एक ही जैसे टर्म्स को बनाकर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान में ये रखना होता है कि मास और वेट 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें मास तो हम समझ गए थे कि मास कितने का, अगर एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो आप याद रखेंगे इसे AMU में कैलकुलेट करते हैं और ये एक सिंगल एटम का मास होता है। इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास तो इसे भी AMU में कैलकुलेट करते हैं और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक वेट या फिर ग्राम एटॉमिक मास भी इसे कहा जाता है, इसकी बात करूं तो देखिए ये क्या होता है, अगर मैं इसी x के एक एटम की बात ना करके ना किसकी बात करूं, एक मोल एटम्स की, कितने की, एक मोल एटम्स की, तो x का एक एटम का मास तो एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन x के एक मोल एटम्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। x के एक मोल यानी कि Na एटम्स का जो मास होगा ना, इसे मैं एटॉमिक वेट कह के प्रोनाउंस करूँगा। क्या बोलूँगा, एटॉमिक वेट बोलूँगा। और आप याद रखेंगे कि एटॉमिक मास तो हम लोग AMU में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट को किस में कैलकुलेट किया जाता है, ग्राम में। इसी वजह से देखिए हम इसे ग्राम एटॉमिक मास भी बोल रहे हैं। याद आ रही ना बातें सारी आपको, ठीक। तो अब से आप ध्यान में रखिएगा कि अगर एटॉमिक मास हमसे बोल रहा है तो यानी एक एटम के मास की बात कर रहा है और इसे AMU में कैलकुलेट करना है। अगर हमसे एक मोल एटम्स के मास की बात कर रहा है तो हम इसे एटॉमिक वेट कह के बुलाएंगे, जिसे हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एक मॉलिक्यूल का मास तो मेरे लिए क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम AMU में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं H2O के एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात ना करके एक मोल H2O मॉलिक्यूल्स की बात करूं, किसकी, एक मोल मॉलिक्यूल्स की, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स, तो इन 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा ना उसे मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलर वेट। इसे हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के नाम से, और इसे भी किस में कैलकुलेट करेंगे, ग्राम में, ठीक। तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपका एटॉमिक वेट के जैसा, बस अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान बस इतना रखना है ना, जब भी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो किसमें, ग्राम में। और अगर एक सिंगल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो इसे AMU में कैलकुलेट करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसीलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम का, मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास कितना होता है, 23 AMU के
बराबर ये सोडियम का एटॉमिक मास होता है। और अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि बताइए सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट, यानी कि ये जो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास मैंने लिख के रखा है, 1 मोल एटम्स का मास, ये कितना होगा? तो ये बस देखिए आपको करना क्या है, AMU हटाइए और ग्राम ऐड कर दीजिए, तो 23 ग्राम ये क्या हो जाएगा? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आई बात आपको? यानी कि अगर 23 AMU लिखा है यानी 1 एटम का मास हमसे बोल रहा है, और अगर मुझे 23 ग्राम लिख के दे दिया तो ये कितने का मास है? ये 1 मोल एटम्स का मास है। बात आ रही ना समझ में? आनी चाहिए बिल्कुल। इसी तरह से देखिए अगर H2O का हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये कितना होता है? 18 AMU के बराबर। आप सबको मालूम है H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, नहीं मालूम तो यहाँ से अगेन फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 AMU। मतलब कि ये कितने का दिया है? 1 मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहा था आपसे H2O के। लेकिन अगर इसी को मैं 18 ग्राम लिख दूं ना, तो अब ये 18 ग्राम कितने का मास हो गया? ये H2O के Na एटम्स यानी कि Na मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास हो गया। कितने का? 1 मोल का, क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए चीज़ों को यहाँ पे समझना काफ़ी आसान हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में। तो अब जब आप इतनी चीज़ें ये समझ चुके हैं तो हम आसानी से ना अब मोल को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में? मास के साथ में। अच्छा, एक डाउट यहाँ से और आपके मन में क्रिएट हो रहा होगा कि आखिर किस तरह से मैं एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है ना, एकदम सिमिलर जैसे हमने पिछली क्लासेस में मास को कैलकुलेट किया था वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है। बस वहाँ पे हम AMU यूज़ करते थे, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा? ग्राम यूज़ करना होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको करके दिखा दूँ ताकि आपका डाउट अगर कोई बच्चा पूछा हो तो वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए मुझे ना किसी डिफरेंट स्पीशीज़ को एक हो गई, जैसे कि मान लीजिए कि NaCl का, चलिए मुझे NaCl का क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। इसका मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट करना जानती हैं, कैसे कैलकुलेट करते थे, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अब इस NaCl का मुझे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है हमें? मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है किसके? X के। तो X = एक सोडियम है मेरे पास तो 1 × Na लिखेंगे, प्लस में एक क्लोरीन है तो 1 × में Cl लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए हम मास भी कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे Na का एक एटम का जो मॉलिक्यूलर वेट है मास होता है वो कितना होता है आपके लिए? 23 AMU एक एटम का। लेकिन अब आप यहाँ को अब आप यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको यहाँ पे क्या प्लेस करना होगा? एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट। तो इसके एक एटम का मतलब सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 ग्राम के बराबर। समझ में आई ना बात? एक एटम का अगर हम लिखते तो हम 23 AMU लिखते, बट क्योंकि हम वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस वजह से हम यहाँ पे 23 ग्राम प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ से अगेन देखिए हम 1 × क्लोरीन, क्लोरीन के एक एटम का मास तो आपका कितना होता है? 35.5 के बराबर, 35.5 AMU। बट हमें कितने का रखना है? 1 मोल का, तो ये हो जाएगा 35.5 ग्राम के बराबर। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब यहाँ से बस एडिशन करिए और आपकी फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ऐड करने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 58.5 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर, यानी 58.5 ग्राम जो है आपका ये क्या है? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है। बात आ रही ना समझ में? तो देखिए सिमिलर प्रोसेस थी एकदम जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पिछली क्लास में, बस उसी तरह से हमें वेट को भी कैलकुलेट करना होता है। वहाँ पर फ़र्क बस देखिए इतना है कि हम AMU लगाते थे और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ग्राम यूज़ कर रहे हैं। सारी बातें आपके सामने क्लियर। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक, अपने मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि हमें मोल को रिलेट करना है मास के साथ में। तो चलिए करते हैं। अगर आपसे कभी देखिए
नंबर ऑफ मोल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, मोल को अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो बार बार हमें मोल 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 लिखना अच्छा नहीं लगता। मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। स्मॉल n अगर हमें लिखा मिले तो हम समझ जाएंगे हमसे मोल की बात कर रहा है। तो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट करने पड़े, समझ में आई ना बात, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। जो भी एटम का मुझे कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स, उसका मैं ऊपर क्या रखूँगा, वेट, उसका वेट अपॉन में नीचे मैं क्या प्लेस कर दूँगा, उसका एटॉमिक वेट। बात आई ना समझ में। अगर मुझे कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कैलकुलेट करना पड़ा तो मैं ऊपर रखूँगा उसका वेट अपॉन नीचे क्या रख दूँगा, उसका एटॉमिक वेट। बट ये फॉर्मूला देखिए हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास। और ध्यान में रखना होगा आपको एक चीज़ ये कि जब भी आप मोल की कैलकुलेशन करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो एटम्स के कैलकुलेट कर रहे हो चाहे मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा मास को किस में रखना होगा, आपको ग्राम में रखना होगा। अगर आपने AMU में यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी तो ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि AMU हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ एक सिंगल एटम के लिए। हमें मोल जब भी कैलकुलेट करना होता है तो वो Na एटम्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए कैलकुलेट करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगर हमें यहाँ पर कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़े तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे देखिए क्या होंगे, हम लिखेंगे जो भी गिवन मॉलिक्यूल का हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है उसका मास अपॉन में नीचे क्या रख देंगे, उसका मोलर मास। नीचे क्या, उस मॉलिक्यूल का मोलर मास जिसे कि हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM भी कहते थे, इसकी वैल्यू रख देंगे। और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये भी हमें किस में कैलकुलेट करना होगा, ग्राम में ही, ठीक है। दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से आपको यहाँ ध्यान रखनी। तो अब आपके सामने यहाँ से मोल का एक जनरल फार्मूला बन के आ जाता है। मोल का जनरल फार्मूला आप क्या याद रख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। अगर एटम के लिए कैलकुलेट करना है तो गिवन मास अपॉन में ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना है तो गिवन मास अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए एक एक एग्जांपल दोनों को मैं पर्टिकुलर आपको करा देता हूँ कि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अब देखिए एग्जांपल एक यहाँ पे हम छोटा सा कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 56 ग्राम सोडियम में 56 ग्राम सोडियम में बताइए सोडियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। समझ में आई बात, एग्जाम्पल है हमसे। तो यानी ओवरऑल मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ठीक। 56 ग्राम सोडियम में बताइए उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास जो भी सोडियम का मुझे गिवन है, तो देखिए मास मुझे कितना दिया गया है 56, तो इसे मैंने ऊपर रखा, अपॉन में नीचे मुझे क्या प्लेस करना होता है, एटॉमिक वेट यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम के बराबर, मैंने आपको बताया था। अब देखिए 23 टूजा होता है 56, तो ये दोनों कैंसिल आउट यहाँ से हो जाते हैं आपके, सॉरी 23 टूजा 56 नहीं, आपका 46 होता है। तो यहाँ पे काम करिए आप 46 ही कर लीजिए, प्रॉब्लम तो मेरे हाथ में ना, तो मैं चेंज करा सकता हूँ आराम से। ये चलिए 46 ग्राम सोडियम में बताइए उसके कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे भी आप 46 कर लीजिए। ये बस इसलिए ना ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये कितने आ गए 2, यानी कि 2 मोल्स हो गए यहाँ पर किसके, सोडियम के। अब देखिए यहाँ पे ना मेरा मोल मास से रिलेट हो चुका है। अगर मैं पूछूं आपसे अभी तक कि 2 मोल सोडियम का मतलब क्या, तो आप बोलते 2 मोल सोडियम का मतलब 2 Na पार्टिकल्स ऑफ सोडियम। लेकिन अब आप एक और आंसर दे सकते हैं कि 2 मोल सोडियम मीन्स 46 ग्राम सोडियम, सही है ना। तो अब देखिए मोल को मास से रिलेट करने का फ़ायदा हमारे सामने यही है कि मैं वेट यानी मास के टर्म्स में भी आराम से
कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए एक और सिंपल सी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमसे आगे पूछ रहा है कि बताइए 54 ग्राम वाटर में 54 ग्राम H2O में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो 54 ग्राम वाटर की देखिए हमसे बात करें तो हम जानते हैं वाटर एक मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, वाटर के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू गिवन मास जो भी है उसका। तो गिवन मास हमारे सामने कितना है वाटर का, 54 ग्राम के बराबर, ये हमने ऊपर प्लेस किया अपॉन में, नीचे मोलर मास यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपको मालूम है, 18 ग्राम के बराबर। एक का नहीं मालूम तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करिए, 2 इंटू हाइड्रोजन है प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, प्लस में 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 के बराबर। तो 16 प्लस 2 कितना होता है हमारे लिए 18। तो 18 ग्राम यहाँ से कितना आ गया वाटर का मोलर मास यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 18 प्लेस किया, 18 3 × 54। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया कितने के बराबर, 3 मोल्स के बराबर। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस पोर्शन से लेकर, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से देख ली कि मोल को मास से किस तरह से रिलेट करते हैं और क्या फ़ायदा हमें इसका मिलता है। एक एक बेसिक प्रॉब्लम भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी जिससे कि पूरा कंप्लीटली डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए 3 मोल्स H2O अगर कोई आपसे इसके पहले पूछता तो आप उसको क्या आंसर देते कि 3 मोल H2O मीन्स 3 Na, यानी कि 3 × 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन अब आप उसे मास के टर्म्स में भी आंसर दे सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ H2O मीन्स 54 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से ये तो मोल मास से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कि आपको मास देके मोल पूछ लेगा। यहाँ से देखिए एक फंडा हमसे और लगा सकता है प्रॉब्लम में, वो ये है कि हमें कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड करके हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछ सकता है। समझ में आ रही ना बात, नंबर ऑफ मोल देके क्या पूछ लेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे, तो देखिए अगर कभी नंबर ऑफ मोल गिवन हो, आपको नंबर ऑफ मोल दे दे और आपसे क्या पूछे कि बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। समझ में आई बात। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में बस आपको सिंपली करना क्या होगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो बस क्या करिए, इज इक्वल्स टू जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स हो, यानी n गिवन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एवोगाद्रो नंबर से। तो ये आपको मिल जाएंगे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की आपसे बात कर रहा होगा उसके। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हाउ मैनी पार्टिकल्स, या फिर ऐसे लिख लेते हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पार्टिकल्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी। तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 3 मोल्स ऑफ H2O। समझ में आ गई बात। तो बस देखिए अब आपको यहाँ पे मोल दे दिया है और आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स के बारे में। तो आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2O, तो हम ऐसे NH2O लिख लेते हैं, कैपिटल N ऑफ H2O मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल हमें गिवन है कितने 3 मोल्स, हम इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दें, Na से। Na की वैल्यू देखिए कितनी होती है, Na इज इक्वल्स टू होता तो है हमारे लिए 6.022 × 10⁻23 के बराबर, लेकिन कैलकुलेशंस में ना हम इसे सिर्फ 6 × 10⁻23 रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे यहाँ पे कितना लिख देंगे 6 × 10⁻23। तो यानी ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 6 3 = 18, तो 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आई ना बात। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछ सकता है कभी कभी। अब देखिए ये हमने कैसे किया, ये क्या कोई फॉर्मूला ना पर्टिकुलर ऐसे डेरिवेशन नहीं है, लॉजिकल फार्मूला है।
हमें मालूम है एक मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं Na, तो ऑब्वियस सी बात है 3 मोल में कितने होंगे 3 टाइम्स ऑफ Na, बिल्कुल। तो बस हमने वही किया, मोल में Na से मल्टीप्लाई किया, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गए। समझ में आई बात। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ ताकि मोल से रिलेटेड जो बेसिक्स टर्म्स है ना वो आपको एकदम कभी फंसा ना पाए, उसमें आपको कोई डाउट ना बचे। सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके आपके क्लियर होते जा रहे हैं, इसको भी एकदम आपने क्लियर कर लिया है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, देखिए होता क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, सही है, मास अपॉन में मोलर मास। अगर हम किसी मॉलिक्यूल के केस में बात करें, कॉमनली हमें मॉलिक्यूल्स के साथ में ही डील करना होता है, इसीलिए मैं आपको इस फॉर्मूले से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जो भी सब्सटेंस के मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ उसके कितने मोल्स मैंने ले लिए 1, मतलब n इक्वल्स टू कितना है 1। मैं एक मोल की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अगर 1 रख दूँ तो 1 इज इक्वल्स टू, मोल की जगह 1 रखने पर मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास, सही है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूं तो आपके सामने क्या निकल के आया कि मोलर मास इज इक्वल्स टू है किसके, मास के, कब, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हैं, n इज इक्वल्स टू 1 के। यानी जब हम किसी सब्सटेंस के एक मोल की बात कर रहे होते हैं तो उस एक मोल का जो मास होता है वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, क्या कि किसी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वो उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है। यही चीज़ आप एटॉमिक मास पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम के, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक मोल का जो मास होता है वो उस एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास के बराबर होता है। सिमिलरली इसी तरह से उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं सोडियम की बात करूं कि सोडियम के एक मोल का बताइए मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम का, तो अब आपको ना वो फॉर्मूला नहीं लगाना कि यार 1 मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन में एटॉमिक मास, ये वो फलाना ढिमका, कुछ नहीं। सीधे देखिए आप 1 मोल है, आप जानते हैं कि 1 मोल का मास कितना होगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि 23 ग्राम के बराबर। समझ में आ गई ना बात। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास होगा, गिवन मास तो हमें मालूम ही नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए x है, अपॉन में एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम के बराबर, और n इज इक्वल्स टू 1 हमें दिया ही है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए 23 ग्राम के बराबर। तो फॉर्मूले से भी सेम आंसर आया हमारा। तो लॉजिकल बस आपको इतना यही समझना था कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के एक मोल की बात कर रहे होते हैं तो उस समय पर, यानी एक मोल के लिए उस सब्सटेंस के जो एक मोल का मास होता है वो उसके एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है जब एक मोल हो, ठीक है। तो इसी प्यार से कॉन्सेप्ट के साथ यहीं पर आज की हमारी क्लास का दी एंड होता है। साथ ही दी एंड होता है आपके इस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी हमने इस चैप्टर में सीख ली कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, किस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए केमिकल फार्मूलाज वगैरह लिखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जैसा अच्छा एक टर्म भी हमने सीख लिया। मतलब हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली एटम्स मॉलिक्यूल्स की जो दुनिया है उससे फेमिलियर हो चुके हैं इस चैप्टर की हेल्प से। और अब इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर सीखा है तो आपने, तो इसको हमें अप्लाई करना होगा। आप कहाँ पर, आपके नेक्स्ट यानी चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहाँ पर अब आपको ये सिखाया जाएगा कि आखिर एटम का इनर कंपोजिशन कैसा होता है। इस चैप्टर में तो बस आपने ये जाना कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, बट नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि एटम कैसा दिखता है। लोगों ने किस तरह से ये सब जाना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, और एटम वगैरह ये जो हरकतें करते हैं रिएक्शन वगैरह करने की, ये सारी क्यों होती हैं, ये सब हमें सीखना है नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी होगी कि जितना कुछ भी आपने पढ़ लिया है इस पूरे चैप्टर के अंदर, उसे अच्छे से याद रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय।